यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक विश्वास सा मन में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक विश्वास सा मन में जगाना पड़ता है। और अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। तो स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विजन में। तो दोस्तों, आज हम लोगों का जो क्लास 12 के 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है फिजिक्स में, उसका जो सीरीज चल रहा है, उसका आज लेक्चर नंबर 2 है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल हमने डिस्कस किया था अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है जी, थोड़ा सा कल के टॉपिक को हम रिकॉल करते हैं और फिर हम उसके आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए, कल हमने बताया था कि यदि आपके पास कोई विद्युत द्विध्रुव है ना, विद्युत द्विध्रुव में इक्विवेलेंट बॉडी चार्ज होता है ना। मान लीजिए यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है। हमने बताया था इन दोनों आवेशों के बीच एक पॉइंट होता है, तो मान लीजिए मिडिल पॉइंट ओ से दिखा दिए। और इन दोनों आवेशों के बीच का दूरी कितना होता है, 12 होता है, जिसमें से एल डिस्टेंस इधर होता है और एल डिस्टेंस इधर होता है। और इसका हमने नाम दिया था ए बी, विद्युत द्विध्रुव का नाम दिया था ए बी। और इसके अक्ष पर एक पॉइंट था, वो पी। इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट था, मान लीजिए यहाँ पे क्या पॉइंट था, पी था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आवेशों की वजह से था। इस आवेश की वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था और इस आवेश की वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था। इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इस साइड था, क्योंकि हम बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है। तो कितना था, वेक्टर ई बी था। और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इस साइड था, क्योंकि निगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कल भी हमने बताया था कि उसके ओर होता है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, वेक्टर ई ए था, जो इस साइड था। ठीक है ना। और हमने बताया था कि इस कंडीशन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, परिणामी विद्युत क्षेत्र जो आया था ई आया था ना, वो कितना आया था बाबू, के, है ना, कितना आया था, के इंटू 2p बटा आर क्यू, के इंटू 2p बटा आर क्यू बताए थे। जहाँ पे आर क्या था, तो आर था हुआ ये विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से ये पी बिंदु की दूरी। ठीक है ना, आर था। ठीक है। एक बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ कुछ बात आपको नोटिस करने वाला है। नोटिस दैट, क्या क्या नोटिस करने वाला, सुनिए। नोटिस दैट, पहला बात तो नोटिस करने वाला ही है कि जो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो क्या है। देखिए, इधर वाला विद्युत क्षेत्र क्या है, इधर वाला विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज़्यादा है और इधर वाला विद्युत क्षेत्र का परिमाण कम है। उसका रीजन क्या था, डिस्टेंस, क्योंकि इस चार्ज से डिस्टेंस क्या है, कम। तो डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, और इसके वजह से इससे डिस्टेंस क्या है, इसका ज़्यादा है, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, कम है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किधर आएगा। तो एक बात सोचिए कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है ना, इस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है। मान लीजिए इधर फोर्स इस पर लगा 10 न्यूटन का और इधर फोर्स लगा कितना, 5 न्यूटन का। तो एक बात आप बताइए, ये बॉडी किधर जाएगा। तो बॉडी जाहिर सी बात है कि इधर जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 5 न्यूटन को तो बैलेंस कर लेगा, लेकिन ये बॉडी अभी भी 5 न्यूटन के बल से इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो वही बात यहाँ पे है कि यहाँ पे क्या है, ई वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका परिमाण ज़्यादा और इसका परिमाण कम है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई, वो क्या होगा, इधर ना होगा। तो देखिए यहाँ पे वेक्टर ई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। बात क्लियर है। एक बात और, मतलब यहाँ पे क्या आया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया। अच्छा, यहाँ पे और क्या है बात, यहाँ पे बात यह है बुआ कि हमने एक टर्म आप लोग को पढ़ाया था, वेक्टर पी पढ़ाया था ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोल रहे थे इसको, है ना बुआ। इसको क्या बोल रहे थे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बताए थे। इसके बारे में हमने बताया था कि यह एक सदिश राशि होता है और इसका जो डायरेक्शन होता है, इसका जो दिशा होता है ना, इसका जो दिशा होता है किधर से किधर होता है बुआ, तो इसका दिशा होता है निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर इसका दिशा होता है। तो अगर इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बात करेंगे तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किधर होगा, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर, इधर, ये ना होगा वेक्टर पी। तो यहाँ पे हम नोटिस क्या कर पा रहे हैं, तो नोटिस करने वाली बात ये है कि जब P बिंदु अक्षीय स्थिति में होता है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों का दिशा समान होता है कि नहीं, डायरेक्शन देखिए, इसका भी डायरेक्शन इधर है, इसका भी डायरेक्शन इधर है ना। मतलब इस कंडीशन में क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ
वेक्टर ई एंड पी, वेक्टर पी आर सेम, डायरेक्शन समान है दोनों का। बात क्लियर है? अच्छा, दूसरा बात इसमें नोटिस करने वाला है कि अगर दोनों का डायरेक्शन समान है तो आप जानते हैं कि जब दो सदिशों का दिशा समान होता है, मान लीजिए वेक्टर ए है और ये मान लीजिए वेक्टर बी है, अगर दो सदिश का दिशा समान होता है तो इनके बीच क्या कोण क्या डिग्री होता है बाबू? 0 डिग्री होता है। होता है कि नहीं होता है? तो अगर मान लीजिए दोनों का डायरेक्शन समान है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो यानी एंगल बिटवीन क्या, कुछ वेक्टर ई, वेक्टर ई मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वेक्टर पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। बात क्लियर? ये दो बात यहाँ पे नोटिस करने वाला था। बात समझ गए? बहुत बढ़िया। अब हम लोग अपना जो कंडीशन था, जो केस था, केस नंबर 2 पे चल रहे हैं, मतलब निरक्षीय स्थिति को डिस्कस करने वाले हैं। क्या कि यदि बिंदु द्विध्रुव के लंबवत स्थित हो, है ना। यहाँ पे क्या था? ये विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है, इसको अच्छी स्थिति बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पे बिंदु कहाँ रहेगा? बिंदु रहेगा द्विध्रुव के लंबवत, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। कौन स्थिति बोलते हैं? निरक्षीय स्थिति। इसको निरक्षीय स्थिति भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो मेरा क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है, तो सबसे पहले हमको एक विद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए मेरे पास एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। यहाँ पे है -q चार्ज, यहाँ पे है +q चार्ज। देखिए हम बनाए भले दूर है, लेकिन एक्चुअल में है बहुत पास दोनों चार्ज, हम बताए थे कल। और इस जो विद्युत द्विध्रुव है इसका एक मिडिल पॉइंट मान लीजिए है O है। तो अगर वो है तो ये दोनों आवेश के बीच की दूरी कितना होता है? अगर विद्युत द्विध्रुव की बात करें तो विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों का बीच का दूरी जो होता है वो कितना होता है? 2L होता है। तो अगर दूरी 2L है, अगर ये मिडिल पॉइंट है ना, तो एक बात बताइए ये कितना हो जाएगा? इधर वाला डिस्टेंस हो जाएगा L और इधर वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? L हो जाएगा। बात क्लियर? और इसके मध्य बिंदु से कैसे बोला है कि बिंदु द्विध्रुव के कैसे है? लंबवत। तो मान लेते हैं कि इसके मिडिल पॉइंट से कुछ दूरी पर, है ना, लंबवत परपेंडिकुलर है, मिडिल पॉइंट से लंबवत कुछ दूरी पर मान लेते हैं एक पॉइंट है P, ठीक है ना, लंबवत है कितना दूरी पर? तो इस दूरी को हमने मान लिया R दूरी पर है, पॉइंट P है। और यहाँ पे अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को? तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है बाबू? सबसे पहले हम क्या किए, इसको इससे ज्वाइन किए, जो -q था, -q से P को ज्वाइन किए, ठीक है। और उसी प्रकार +P को +q से भी ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करती हैं। अब यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ बात यह है बाबू कि जो हम बताए थे कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस आवेश से दूर होता है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इससे दूर होगा। तो इससे दूर करने होगा इसके डायरेक्शन में, यूं कैसा होगा? ऐसा कुछ होगा, है ना, ऐसा ही होगा, समझ जाइएगा, यही लाइन में पड़ेगा ऐसे सीधा, ठीक है ना। कितना होगा? तो मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास वेक्टर ई बी है, ठीक है, बी वाला पहचानने के लिए। और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके ओर होता है निगेटिव चार्ज के कारण, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इसके ओर होगा, कुछ ऐसे, समझ रहे हैं बात? ऐसा कुछ होगा। इसको क्या नाम देते हैं? वेक्टर ई ए बोल देते हैं इसको, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है। अच्छा, एक बात और समझिएगा यहाँ पे कि अगर मान लीजिए ई आर है और ई एल है, तो आपको एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा होगा, है ना। तो इस समकोण त्रिभुज का ये लंब है और ये आधार है। तो कर्ण कितना होता है? तो कर्ण बराबर पढ़े होंगे आप, √अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब कितना है? R, तो √अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार कितना है? L, तो √अंडर R² प्लस L² हो जाएगा ना।
सेम बात तो यही होगा, क्योंकि इधर भी क्या है, ये भी तो लंबवत है ना। तो क्या है, ये लंब और ये आधार, तो ये कर्ण, तो कर्ण बराबर इधर भी कितना हो जाएगा, इसके बराबर जो हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं कि कितना हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसमें भी तो सेम रह जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक बात समझिएगा, तो अगर मान लीजिए इस एंगल को हमने थीटा माना, तो चूंकि ये दोनों भुजा समान है, तो अगर भुजा समान है तो ई एंगल अगर थीटा है तो ई एंगल कंफर्म क्या रहेगा, थीटा। आप पढ़े होंगे समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी, है ना। ये दो भुजा समान रहता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसके सामने का एंगल ई और इसके सामने का एंगल ई, तो दोनों समान रहेगा, है कि ना बात। बहुत बढ़िया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने इसके समानांतर ए बी के समानांतर एक लाइन ड्रॉ किया है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने ए बी के समानांतर एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। अब होगा क्या कि चूंकि ये लाइन इसके समानांतर है, तो अगर ई एंगल थीटा है बाबू, तो ई बी एंगल क्या होगा, थीटा। क्यों थीटा होगा, एकांतर कोण से जेड बन रहा है। इसमें भी वही रहेगा कि अगर थीटा है तो ई बी एंगल क्या रहेगा, थीटा एकांतर कोण से, ठीक है। और अगर ई एंगल थीटा है बाबू, तो ई एंगल क्या होगा आपका, थीटा होगा सम्मुख कोण से। कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो देखिए एक लाइन ई है, एक लाइन ई है ना। एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक लाइन ई है, एक लाइन ई है, एक दूसरे को काट रहा है, तो आमने सामने का कोण क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दो कंपोनेंट में टूटेगा। एक तो इधर जिसके साथ थीटा आता है उसके साथ टूटता है, तो एक तो टूटेगा ई कंपोनेंट में, इधर में है ना, इस साइड। और एक टूटेगा इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा इसका दो कंपोनेंट बनेगा। कंपोनेंट पढ़े होंगे आप क्लास 11 में, ठीक है ना। तो ये दो कंपोनेंट होता है, जिसके साथ थीटा आता है बुआ उसके साथ क्या आता है, कॉस। तो इधर वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा ए बी कॉस थीटा। और इसके साथ थीटा नहीं है तो इसके साथ क्या आएगा, साइन। तो क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। बात समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। एक काम और करिए, इसका भी तो दो कंपोनेंट बनेगा, इसका भी तो दो कंपोनेंट बनेगा। एक कंपोनेंट तो इधर बनेगा, थीटा आ रहा है ना। तो इसके वजह से जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, इधर वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा इसका, ये कॉस थीटा, क्योंकि थीटा आ रहा है। और एक कंपोनेंट जस्ट इसके लंबवत बनेगा, यू। और चूंकि इसके साथ थीटा नहीं आ रहा है तो इसलिए क्या बन जाएगा ये कंपोनेंट, ये साइन थीटा। समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इतना तक समझ में आ गया। अब समझिए, अब देखिए हम क्या करते हैं। अब सबसे पहले हम ये निकालेंगे, मतलब इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालेंगे, फिर इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालेंगे। दोनों का पहले परिमाण निकाल देते हैं। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले एक बात हम देते हैं कि एक बात हम जानते हैं हम कि चूंकि वी नो दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं बाबू कि जो ई होता है, ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। ये बराबर क्या जानते हैं, के क्यू बटा आर स्क्वायर। ये बात हम पढ़ाए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक बात, जहाँ के क्या होता है कांस्टेंट, क्यू क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, आवेश का परिमाण, और आर क्या होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वहाँ से है ना दूरी होता है, समझिए, है ना। चलिए, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे बात करें ये का, अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर ई है, वेक्टर ई है का बात करें तो के तो आएगा, और आवेश का परिमाण आएगा। तो आवेश का परिमाण क्यू है, कितना है क्यू, माइनस क्यू नहीं लेने लीजिएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश होती है और सदिश के साथ सदिश का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। इसलिए इसका जो परिमाण लेंगे वो हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। बट्टा का हो जाएगा दूरी, है ना, मतलब दूरी क्या, जो आवेश से जो बिंदु है उसका दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, एपी है। तो बट्टा का हो जाएगा एपी का स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर, यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू बट्टा एपी का वैल्यू कितना है बाबू, तो एपी का वैल्यू है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो एपी का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर इसको आप सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, के क्यू बट्टा स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो सिंपली हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना। इसका वैल्यू आया तो ये का वैल्यू आया।
ये कहने का मतलब कि जो माइनस क्यू आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसका परिमाण आ गया। समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़े, तो ई बी जो है ना इसका वैल्यू कितना होगा। तो ई बी बराबर कितना हो जाएगा, तो ई बी बराबर तो क्या हो जाएगा, के तो आना तय है ना। तो के तो आना तय है और बाकी क्या था, के इंटू क्यू। तो क्यू क्या है, इसका आवेश परिमाण तो क्या है क्यू है, और बटा ये दोनों के बीच की दूरी मतलब बिंदु और आवेश के बीच की दूरी। तो बिंदु पी है तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है, कितना है, बी पी लिख सकते हैं इसको। तो बी पी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। दूरी का स्क्वायर होता है ना। हाँ, अब यहाँ पे हो जाएगा के क्यू, बी पे का वैल्यू कितना है हुआ, तो वही रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और स्क्वायर से रूट यहाँ पर भी हट जाएगा। तो स्क्वायर से रूट जब हटेगा तो हटने के बाद कितना हो जाएगा, रूट जब हट जाएगा तो इसलिए यहाँ से ई बी का जो वैल्यू आ जाएगा है ना, मतलब इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, बराबर हो जाएगा के इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा। अब आप क्लियर देख पा रहे हैं बाबू, क्या देख पा रहे हैं कि जो माइनस क्यू आवेश की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण है ये, और जो प्लस क्यू आवेश की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण है ई बी, ये दोनों का परिमाण सेम आ रहा है। यानी हम बोल सकते हैं कि इसलिए कुछ कि ये जो है ना वो बराबर के कर है, भले दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है मानते हैं, लेकिन परिमाण तो सेम है ना। और इस दोनों के परिमाण को कुछ समय के लिए हम क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। बहुत बढ़िया, बात समझ में आ रहा है। अब एक बात सोचिएगा कि अगर ई ए और ई बी का परिमाण बराबर है तो ई ए यहाँ पे है और ई बी यहाँ है, दोनों का परिमाण बराबर है, इसमें भी साइन थीटा है इसमें भी साइन थीटा है। कहने का मतलब ई पूरा वैल्यू और ई पूरा वैल्यू दोनों क्या हो गया, बराबर है ना। मतलब इसका परिमाण है इसका परिमाण, दोनों का परिमाण क्या हो गया, समान। और जब दोनों का परिमाण समान है लेकिन डायरेक्शन दोनों क्या है, ऑपोजिट, एक ऊपर तो एक नीचे। तो एक बात बताइए, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉडी है और यहाँ से इधर इस पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर भी लग रहा है 10 न्यूटन का बल, तो क्या ये बॉडी यहाँ से हिलेगा, नहीं हिलेगा। काहे, क्योंकि इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है बाबू, इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि 10 न्यूटन एक दूसरे कैंसिल करते हैं, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। वही कहानी तो यहाँ है कि अगर ई ए और ई बी बराबर है तो यहाँ पे इसका परिमाण और ई वाला परिमाण पूरा बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा दोनों में है और ये भी बराबर है, ये है, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। और जब दोनों का परिमाण बराबर है और डायरेक्शन दोनों का ऑपोजिट है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, मार देगा। ये दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, ये दोनों कंपोनेंट की वजह से पी बिंदु पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा जीरो। तो अगर ये दोनों के वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो किसकी वजह से है, तो फिर देखिए एक कंपोनेंट वाली बचा ना, बचा कि नहीं बचा, है ना। तो मतलब इस दोनों कंपोनेंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एक बात बताइए, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो अगर कभी भी दो सदिश का परिमाण सेम रहता है, मान लीजिए मेरे पास दो सदिश है, मान लीजिए वेक्टर ए है यहाँ पे और एक मान लीजिए वेक्टर बी है, अगर दो सदिश का परिमाण सेम है तो इसके रिजल्टेंट का परिमाण निकालते समय इसके परिमाण को क्या कर दिया जाता है, खाली जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, बात आप पढ़े होंगे क्लास 11 में। वही बात यहाँ पे है कि अगर मान लीजिए ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, और ना तो आप लॉजिकली सोच भी सकते हैं कि यदि मान लीजिए मेरे पास कोई बॉडी है, इधर इस पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर इस पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इस पर टोटल फोर्स अभी लग कितना रहा है, तो 10 न्यूटन और 5 न्यूटन, टोटल क्या न्यूटन हो जाएगा, 15 न्यूटन। तो क्या किया आप, दोनों को जोड़ दिए, है कि नहीं, बात समझ रहे हैं। बात वही बात यहाँ होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंपोनेंट ई बी कोस थीटा है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए कोस थीटा है, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते समय ये दोनों का क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अगर मान लीजिए, मान लेते इसलिए यहाँ से ई नेट का अगर वैल्यू देखा जाए, वेक्टर ई मतलब ई नेट का अगर वैल्यू देखा जाए तो ई नेट क्या हो जाएगा, ये दोनों का क्या कर दो, जोड़ दो, तो क्या करेगा, ई बी कॉस थीटा और प्लस का हो जाएगा ये कॉस थीटा, है ना। दोनों का डायरेक्शन सेम था इसलिए हम डायरेक्ट जोड़ दिए, है ना। अब एक बात बताइए, ई और ई बी तो बराबर है, इसको कुछ समय के लिए हम ई मान ले हैं, तो ई मान लिए तो ई बी की जगह पर क्या लिख देते हैं, ई कॉस थीटा हो जाएगा और प्लस ई की जगह पर भी क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। तो ई क्या ई हो जाएगा,
तो 2e cos थीटा। बात समझ में आ रहा है? तो 2e cos थीटा हो गया। अब एक बात बताइए, 2 तो रहेगा, ठीक है। ई का वैल्यू कितना है? तो ई बी और ई ए के बराबर है। तो ई ए कितना है? ई ए भी है कितना? तो के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। तो कितना हो जाएगा? तो ई के जगह पर कितना हो जाएगा? के इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बात क्लियर है? इंटू का हो जाएगा कोस थीटा। अब यहाँ कोस थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए कोस थीटा का कैसे वैल्यू निकलेगा। यदि मान लीजिए कोई भी त्रिभुज में चल दीजिए, ए पी ओ में चलिए, है ना। समकोण त्रिभुज किसमें चलिए? समकोण त्रिभुज ए पी ओ में अगर चलिएगा, या इसमें भी चल सकते हैं आप, है ना। कौन कौन में? बी पी ओ में भी। अगर इसमें चलेगा कोस थीटा से, किसे चलेगा? तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर होता है लंब, सॉरी आधार बट्टा कर्ण। तो इस एंगल के लिए तो लंब हो गया, तो आधार क्या हो गया? एल। आधार क्या होगा? एल। और कर्ण क्या है? कर्ण तो ही है ना बुआ। तो कर्ण क्या हो जाएगा? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोस थीटा का वैल्यू यहाँ उठा के डालिए। तो कोस थीटा का वैल्यू जब यहाँ रखिएगा तो कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 2k इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कोस थीटा का वैल्यू कितना हो गया? तो एल बट्टा कितना हो गया? एल बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। कुछ रूट अंडर में लिख सकते। समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। आगे आगे देखिए, यहाँ पे के को छोड़ दिए। अब इसको क्या कर दे? 2 से गुना करके लिखे तो ऊपर हो जाएगा क्यू और इंटू का हो जाएगा 2l। 2 से ऊ में गुना कर दिए, बट्टा का हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू का हो जाएगा कितना? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/2। क्योंकि रूट एक्स का मतलब कितना होता है? रूट एक्स का मतलब होता है एक्स के पावर 1/2। रूट एक्स का मतलब कितना होता है? एक्स के पावर 1/2। तो यहाँ पे इसका रूट है, मतलब इसका पावर 1/2। अब देखिए, हम गुणा में जब ये दोनों मल्टीप्लाई में है और गुणा में जब बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है। तो दोनों का बेस तो सेम है, तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो 1 और 1/2 जोड़ेंगे ना पावर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? अच्छा एक बात और जानिए, क्यूब इंटू 2l कुछ बताएं हैं? हम बताएं विद्युत ध्रुवाघूर्ण। विद्युत ध्रुवाघूर्ण पी बराबर फॉर्मूला बताएं कितना? क्यूब इंटू 2l। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं? कि कोई एक आवेश का परिमाण विद्युत ध्रुव के और उन दोनों आवेश के बीच की दूरी का गुणनफल को क्या कहा था? विद्युत ध्रुवाघूर्ण। तो क्यूब इंटू 2l के जगह पर क्या लिख दें? पी लिख दें। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए आगे, तो अगर आगे आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे रख देंगे, बराबर हो जाएगा आपका के, है ना। क्यूब इंटू 2l के जब हमने क्या लिख दिया? पी लिख दिया, बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों का जब पावर जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा? 3/2, क्योंकि दोनों का पावर जुड़ जाएगा। देखिए इधर इसका पावर कितना है? 1 और इसका पावर 1/2। तो 1 + 1/2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो दोनों का पावर हम जोड़ दिए हैं। बात क्लियर है? तो यहाँ पे लिख दिए है ना। अब एक बात और समझिएगा, किसका वैल्यू आया? ई नेट का। एक बात और समझिएगा, हमने कल ही आप लोगों को बताया है कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है, ये विद्युत ध्रुव में ये दोनों जो आवेश होता है माइनस की और प्लस की आवेश, ये दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक होता है। इसका वैल्यू मतलब ये दोनों इतना नज़दीक होता है, लगभग इन दोनों के बीच का दूरी कुछ मिलीमीटर में होता है, मिलीमीटर में होता है या माइक्रोमीटर में होता है या एंगस्ट्रम में होता है। इस सब का वैल्यू बहुत छोटा वैल्यू होता है। तो एक बात बताइए, अगर मान लीजिए ये दोनों बहुत नज़दीक रहेगा तो उस कंडीशन में इन दोनों का मतलब क्या है? इसके मिडिल पॉइंट की दूरी को एल माने है ना। तो अगर एक बात बताइए, जब दोनों आवेश एक दूसरे को बहुत समीप रहेगा तो इन दोनों के बीच का जो दूरी 2l होता है वो बहुत छोटा रहेगा। और 2l बहुत छोटा मतलब l भी बहुत छोटा, है ना। और इसके मुकाबले जो r का दूरी है, जो p बिंदु इधर स्थित है, p बिंदु यहाँ पे स्थित है, इसके मुकाबले r का दूरी क्या रहता है? बहुत बड़ा। और कोई भी बड़ा नंबर रहेगा तो उसका स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं बात। तो एक बात बताइए, यहाँ पे नोटिस करने वाला ये है कि चूंकि एल का जो वैल्यू है नहीं, चूंकि जो आर का जो वैल्यू है वो बहुत 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 बड़ा है एल से। क्यों? क्योंकि एल का मान बहुत छोटा है, मिलीमीटर नैनोमीटर में होता है, उसका मान मीटर में होता है ना। बात समझ में आ रहा है ना। तो आर जो है एल से बहुत बड़ा है। तो आर जब एल से बहुत बड़ा है तो अगर आर के स्क्वायर में अगर एल के स्क्वायर जुड़बे करेंगे तो इसका वैल्यू लगभग के बराबर आएगा, आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। कल नहीं बताए थे कि मान लीजिए समुद्र वाला पानी है और ये 1 लोटा पानी है। तो समुद्र में जब 1 लोटा पानी डालिए देंगे बाबू तो क्या फर्क पड़ जाएगा? जो ओवरऑल है समुद्र के पानी जितना है उतने रह जाएगा,
है कि ना बात। तो आर का मान बहुत ज़्यादा और एल का मान, आर का मान बहुत ज़्यादा एल से है, तो आर का मान जब बहुत ज़्यादा है तो आर का स्क्वायर करेंगे तो और ज़्यादा हो गया, और एल छोटा है तो एल का क्या करें स्क्वायर किया तो ये और छोटा हो गया। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा और ये बहुत बहुत छोटा, तो बहुत बहुत ज़्यादा में बहुत बहुत छोटा नंबर जब जोड़ेंगे तो मिला जुला के वैल्यू के बराबर आएगा, आर स्क्वायर के बराबर आएगा। बात क्लियर है। अब इस वैल्यू को अगर यहाँ रखेंगे तो इसलिए जो ई नेट है मेरा, ये नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, के इंटू पी बट्टा कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के जगह पर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा 3/2। अब 2 से 2 का हो जाएगा कैंसिल, इसलिए ई नेट जो है गया, ई नेट कितना हो गया, के इंटू कितना पी बटा आर क्यू। बात क्लियर है, कोई तकलीफ, ठीक है ना। ये आपका निरक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय में कितना आया था, याद है आप लोग को, तो अक्षीय में आया था के इंटू 2p बटा आर क्यू, ठीक है। निरक्षीय में कितना आ रहा है, के इंटू पी बटा आर क्यू, मतलब दोनों में फ़र्क कितना है, मतलब दोनों में 2 का फर्क है। मतलब अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र का तीव्रता जो है निरक्षीय के क्या गुना है, अगर इसमें 2 से गुना कर दे तो बात तो वही हो जाएगा। यानी यहाँ से एक फार्मूला बना सकते हो आप कि अक्षीय में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, अक्षीय में वो बराबर होता है निरक्षीय में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या गुना के बराबर होता है, 2 गुना के बराबर होता है। दिख रहा है। अक्षीय में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ 2 नहीं है, मतलब अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय के मुकाबले क्या गुना ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा है। तो यह एक फार्मूला बन सकता है। अब इसमें इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इस पर क्वेश्चन बोलेगा कि बोल रहा है कि अगर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर मान लीजिए 10 न्यूटन पर कूलम है, कौन में, मान लीजिए निरक्षीय में दे दिया, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है 10 न्यूटन पर कूलम, तो अक्षीय में कितना होगा, तो एक से 2 गुना ज़्यादा होगा, मतलब अक्षीय में कितना हो जाएगा, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 गुना 10 यानी कितना हो जाएगा 20 न्यूटन पर कूलम। समझ में आ रहा है ना। या फिर अगर मान लीजिए बोल दिया कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कितना 5 न्यूटन पर कूलम है, खोजिए में अक्षीय में, खोजिए में बोल दिया अक्षीय में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है 5 न्यूटन पर कूलम है, तो बोला निरक्षीय में कितना है, तो क्या करेंगे, तो निरक्षीय में निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 2 से भाग दे देंगे, है ना। तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5/2 बोले तो कितना 2.5 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से इस पर क्वेश्चन बनता है। तो आज हम लोग निरक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करने के लिए सीखे हैं, है ना। अब इसके आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग सीखेंगे कि जब P बिंदु कहीं पर रहेगा तब उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगा, कैसे निकालेंगे, है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप लोग यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तब तक के लिए जय हिंद, और आप लोग ढंग से पढ़ाई करें। थैंक यू।